Hello, guys. Very warm welcome to you all. Good morning. Have a nice day. ओके तो सबसे पहले इस वार्म मॉर्निंग के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन में हमने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानने की कोशिश की थी। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर आपने देखे थे। क्लोज सोर्स मतलब जो कमर्शियल होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो अपने वर्ड प्रोसेसर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की जो सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड या माउस चलाने का जो ड्राइवर्स होते हैं वो बेसिकली आप उन माउस या कीबोर्ड या मॉनिटर या प्रिंटर इन सब के ड्राइवर्स का आपको कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, ये उनके लिए होता है, ये ड्राइवर को एक्सेस करना या कीबोर्ड को एक्सेस करना। कीबोर्ड का यूज़ आखिर में कौन करता है? हम ही तो करते हैं ना। ये माउस का यूज़ भी हम ही करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है कि ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए यूज़फुल होते हैं और सिस्टम ही इसका यूज़ करता है, हम नहीं करते। मगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ हम लोग करते हैं, सिस्टम नहीं करता। ठीक है, ये हमारे लिए बने होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ये होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए ही कंप्यूटर को बनाया गया है बेसिकली। मगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना है तो कहीं ना कहीं पे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, जैसा अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने स्कूल को चला रहे हैं, तो स्कूल को चलाने के लिए हमें इंटरनल सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे पियून हो गए, उसके बाद में जो संभालने वाली मैनेजमेंट कमेटी हो गई, कैशियर्स हो गए, उसके बाद में आपका जो मैंने डायरेक्टर हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें जो क्लोज बॉडी होती है जो आपको नहीं दिखाई देती, बेसिकली आपको सिर्फ टीचर्स दिखाई देते हैं। ओके, मगर टीचर्स को छोड़ने के बाद जो भी बाजू वाला मतलब चेयरमैन से लेकर के जो बॉडी रहती है पूरी, वो बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। उनका काम आपके लिए नहीं रहता है, उनका काम स्कूल के लिए रहता है। ठीक है, स्कूल सही से चलनी चाहिए। और एप्लीकेशन मतलब आप हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, ठीक है, इस तरीके से। अभी इन सब सॉफ्टवेयर्स में एक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे अगर आप अपनी लैंग्वेज में अगर बॉडी को सिस्टम की इस बॉडी को अगर आप मैनेजमेंट कमेटी समझते हो, एप्लीकेशन मतलब हम अगर ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आप हो जो कि एप्लीकेशन होने वाले हो, उसका काम निकलने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम टीचर्स लोग होते हैं। ठीक है, ये मतलब आप लोग, ये मतलब मैनेजमेंट कमेटी और ये मतलब टीचर। ओके, अभी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिर्फ यही होता है कि भाई वो स्टूडेंट और मैनेजमेंट कमेटी इनका कम्युनिकेशन करवाए। या आप ये भी टीचर्स से भी बेस्ट आप इसको समझ सकते हैं कि जो आपकी कंप्लेंट्स को सुनता है, जो कि क्लास टीचर्स होते हैं मोस्ट ऑफ, कि वो कंप्लेंट्स को सुनता है, अगर उसमें कुछ भी लॉजिक है तो वो उसको आगे ले जाता है, तो वो यही होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। अभी गाइज यहाँ पे समझने वाली बात ये है, सबसे बेस्ट समझने वाली बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये बीच का जो दुआ होता है, मतलब बीच का जो एक बड़ा रोल प्ले करने वाली जो पार्ट होता है, उसको दोनों साइड समझनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे बात करता है और वही बात वो कंप्यूटर से भी करता है। वो खुद बात नहीं करता, वो आपको बोलता है कि आप मेरे से बात करो। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें कंप्यूटर से काम करवाना है। ओके, मगर कंप्यूटर के अंदर उस काम को कैसे कराएं? ठीक है, कंप्यूटर से अगर हमें जो काम कराना है हम उसको कैसे कराएं, क्योंकि हमें कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ में आती है, ना ही कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में आती है, तो काम कैसे कराएं? तो ये जो है ना, ये एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी किसी के पास विंडोज़ हो गए, किसी के पास जूने पुराने नोकिया के हो गए। तो ये जो मोबाइल्स है, ये जितने भी मोबाइल्स है ना,
तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली उस मोबाइल के हार्डवेयर से आपका कम्युनिकेशन करा देती है। जैसे कैमरा चलाना है तो आप कैमरा के एप्लीकेशन में चले जाते हो। एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप टच भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उस एप्लीकेशन में। अभी टच स्क्रीन मोबाइल आने की वजह से शायद काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा, मगर टच स्क्रीन ये सिर्फ एक मीडिएटर है आपको जो चालू करना है उसको चालू कराने की। जैसे यहाँ पे मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को क्लिक करने के लिए, मगर आपका जो मोबाइल है वहाँ पे मैं माउस को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से। तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट जो टाइप है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और फिर बाद में विंडोज़ है, मैक ओएस है, क्रोम ओएस है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ठीक है। ये डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब गाइस मैंने बेस्ट क्यों बोला है, बेस्ट ये दो है, डॉस और एक यूनिक्स। ओके, अब मैंने बेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि सबसे पहले जो कंप्यूटर को सबसे फास्ट एक्सेस करता है वो यही सब सिस्टम है। ओके, ये सिस्टम और ये यूनिक सिस्टम ये बहुत सिक्योर्ड भी होता है, और बेसिकली ये सिस्टम बहुत फास्टली एक्सेस करता है किसी भी कोई भी पार्ट को। ओके, मगर हम इसको यूज़ नहीं करते, प्लीज़ हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बोरिंग होता है, टफ होता है, ठीक है। फास्ट होता है मगर टफ होता है, बहुत टफ, इसके अंदर आप काम ही नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप GUI में काम कर रहे हो, ये आपके सामने जो है वो GUI है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये डॉस का इंटरफेस कैसा होता है। ओके, सो ये होता है आपका डॉस का इंटरफेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है डॉस करके, मगर ये डॉस ही है, पूरा का पूरा डॉस ही है। यूनिक्स भी बिल्कुल इसी तरीके से रहता है। यहाँ पे आपको कुछ भी करना है तो आपको कमांड लिखने की ज़रूरत होती है। इसको CLI भी बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। देखो ऐसी कमांड्स आती है, ठीक है। कॉपी करने के लिए xcopy, वेरीफाई, देयर, टाइप, ये सब सारी कमांड्स हैं यहाँ पे। इस कमांड का यूज़ करके ही हमें काफ़ी सारे काम करने होते हैं। मगर GUI में ऐसा नहीं होता है। GUI में हमें ग्राफिकली दिखता है, क्योंकि इंसान की मेमोरी जो होती है ना ग्राफिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू CLI के हिसाब से। मगर कहीं ना कहीं पे ये जो GUI होता है ना, इसके सारी की सारी कमांड्स जो होती है ना वो इसी में ही लिखी जाती है। एंड पॉइंट पे ये सब कन्वर्ट होके इसी में चला जाता है, ठीक है ना। जब GUI में अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली यहाँ पे भी कमांड अपने आप कमांड रीज हो जाएगा कि भाई जैसे स्वप्निल ने इस पर क्लिक किया, ओके, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी ये बेसिकली शेल मोड में है, तो मगर जैसे जैसे आप कुछ करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आते जाता है, मगर यहाँ पे नहीं आएगा। वो उसके लिए बैकबोन वाला ये चाहिए आपको, डॉस स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है। DOS operating system was the dominant operating system for the microcomputers in 80s, okay, and early 90s. For the working with the DOS, user needs to know input commands using the command prompt of the command prompt Windows. तो ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है ना। विंडोज़ क्या है, विंडोज़ आप जो यूज़ कर रहे हो अभी ये विंडोज़ है। बेसिकली ये सब कुछ जो भी हम यहाँ पे करेंगे ना, ये एंड पॉइंट पे इसी में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा आगे, इसके थ्रू इसको जाना होता है। तो इसकी कमांड्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कमांड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हम काम करेंगे, ठीक है। विंडोज़ 85 से लेकर के 87 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब इस दौरान ये इंट्रोड्यूस्ड हुई। डॉस का बेस यूज़ करके इन्होंने विंडोज़ बनाया GUI, क्योंकि बेसिकली GUI जो था ना वो सबसे पहले जेरोक्स कंपनी ने बनाया था। अभी काफ़ी सारे लोगों को जेरोक्स कंपनी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। आई एम श्योर कि जेरोक्स कंपनी भी किसी को पता नहीं होगी, बहुत कम लोगों को पता होगी। आप जेरोक्स जो बाहर निकालते हो ना, वो एक्चुअल में वो जो इन्वेंशन था वो जेरोक्स कंपनी ने बनाया था, तब जाकर के उसका नाम ही जेरोक्स पड़ गया। मगर आप मेरे को बोलो किसी भी एंगल से जेरोक्स ऐसा कुछ मीनिंग बनता है क्या?
नहीं बनता है, कोई मीनिंग नहीं बनता है गाइस, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है जेरोक्स का और फोटोकॉपी का। एक्चुअल में हम उसको फोटोकॉपी बोलते हैं। ओके, किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, फोटोकॉपी अटैच द फोटोकॉपी, हम अटैच द जेरोक्स। जेरोक्स हमारे लिए वर्ड नहीं है, अगर स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करोगे तो उसके लिए फोटोकॉपी स्टैंडर्ड वर्ड है। ओके, जेरोक्स हमने बना दिया। जैसे हम वनस्पति धूप को डालडा बोलते हैं, तो उसको डालडा नाम से फेमस कर दिया सबने, मगर एक्चुअल में डालडा जो है ना वो किसी इंसान का सरनेम है, डालडा। ठीक है ना, तो बेसिकली जो डालडा सरनेम है वो एक इंसान का है, जो उस कंपनी ने उस घी बनाने वाले डब्बे को दे दिया, जो वनस्पति घी, तो उसको नाम डालडा ही पड़ गया। ठीक है ना, तो इसी तरीके से पतंजलि, पतंजलि पतंजलि एक्चुअली महर्षि पतंजलि थे। ठीक है ना, मगर उनका ब्रांड ही हो गया अभी, उनको पतंजलि के प्रोडक्ट्स बोलते हैं। मगर पतंजलि कौन थे? पतंजलि एक महर्षि थे, ओके, जिनके नाम पे उन्होंने उस पूरे संस्था को खड़ा किया है। ठीक है ना, तो उसका नाम ही बन जाता है, डायरेक्ट नाम ही उसको दे दिया जाता है। ओके, बाटा, बाटा आपने देखा तो बाटा किसी का सरनेम है, तो बाटा जो सरनेम है वो उसको लग गया, तो उससे उस दिन का बाटा के शूज़, बाटा के शूज़ ऐसे ही चलता है। ठीक है, मगर बाटा जो एक्चुअल में सरनेम है, ऐसा है। वैसे अभी यहाँ पे काफ़ी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है ना वो भी देखो, अभी यहाँ पे क्रोम ओएस है, मैक ओएस है। मैक जो है वो एप्पल ने डिज़ाइन की, एप्पल मतलब एप्पल यूज़ करता है, और क्रोम ओएस गूगल यूज़ करता है। ठीक है, दोनों भी यूनिक्स के बेस पे ही डिपेंड मतलब बने हुए हैं। अगर आपको कोई पूछे कि भाई विंडोज़ किसके बेस पे बना है, तो डॉस के बेस पे बना है, सिर्फ विंडोज़। बाकी ये तीनों जो ओएस है यहाँ पे, मैक ओएस, क्रोम ओएस एंड लिनक्स, ये सब यूनिक्स के बेस पे बना हुआ है। ठीक है, यूनिक्स के बेस पे नॉन यूनिक्स भी होता है और यूनिक्स भी होता है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन यूनिक्स भी होता है यहाँ पे और यूनिक्स भी होता है, मगर ये सब यूनिक्स के बेस पे बना हुआ है। मतलब ये भी एक शेल टाइप की, ऐसे टाइप की ही ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स वाली। ठीक है, और उसको GUI चढ़ाया गया तो फिर बाद में उसका लिनक्स बना, उसी का एंड्रॉयड बना, लिनक्स का ही एंड्रॉयड बना आगे, उसी का मैक ओएस भी बना, क्रोम भी बना, है ना। जैसे गाड़ी तो अलग अलग है, फॉक्सवैगन है, लैम्बोर्गिनी है, लोटस है। ओके, तो ये काफ़ी सारी अलग अलग गाड़ीज़ है, इंजन एक ही कंपनी बनाती है, बिल्कुल इसी तरीके से। ओके, जैसे मोबाइल में रियलमी है, वन प्लस है, ओप्पो है, वीवो है, इन सब का मालिक एक ही है, BBC इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्योंकि ये सबका प्रोडक्शन वही करता है, रियलमी, ओप्पो, वीवो एंड वन प्लस का, उनका वही रहता है। बाकी रेडमी अलग है। ठीक है, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स, जो कि एंड्रॉयड, आशा, ब्लैकबेरी एंड देन iOS एंड विंडोज़ फ़ोन है। अभी गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है ना एंड्रॉयड, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। गूगल ने इसको, एंड्रॉयड एक्चुअल में पहले एक मतलब एक कंपनी थी जिसको गूगल ने खरीद लिया था, और उसके इसके साथ में, उसके स्टाफ के साथ में उन्होंने उसका नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने पहले से इसका नाम एंड्रॉयड रखा था। आज भी एंड्रॉयड है और फ्यूचर में भी एंड्रॉयड ही रहेगा। ओके, इसका कोई तोड़ नहीं होगा। गूगल ने एक बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि उनका नाम कभी चेंज नहीं करा। मगर यही गलती इन्होंने करी थी, विंडोज़ ने, उन्होंने उसका विंडोज़ फ़ोन बोल दिया था, मगर एक्चुअल में नोकिया की कंपनी थी, तो नोकिया के नाम पे सब कुछ चल रहा था। उन्होंने नोकिया को खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, मगर नाम चेंज कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे गलती सीखने जैसी है, जो कि एंड्रॉयड ने नहीं करी। और एंड्रॉयड ने तब से, इसलिए एंड्रॉयड इतना फेमस हो गया। उसके बाद में उससे भी पहले ये आशा ऑपरेटिंग सिस्टम थी कि जो नोकिया के छोटे मोटे मोबाइल में चलती थी, एंड्रॉयड से पहले। ठीक है, मगर ये क्लोज सोर्स थी, इसको पैसा लगता था, कमर्शियल थी, इसकी वजह से इसको निकाल के फेंक दिया गया बाद में मार्केट में से। मतलब कोई ख़रीदता ही नहीं था मोबाइल आशा के। ओके, उसके बाद ब्लैकबेरी भी सेम वैसी कंडीशन में था। ओके, ये भी क्लोज सोर्स थी। स्मार्टफोन के थोड़े से स्मार्टफोन रहते थे ब्लैकबेरी के पहले, BB नाम का एक ऐसा तो एक लोगो रहता था, वो मोबाइल थे ब्लैकबेरी के। तो ये कंपनी भी काफ़ी कुछ अच्छा कर दी थी पहले,
मगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम भी महंगी आती थी, इसकी वजह से वो लोग ब्लैकबेरी का फ़ोन खरीदते थे, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं खरीदते थे, ठीक है ना। फिर बाद में ये मार्केट में से ये भी आउटडेटेड हो गए। उसके बाद में iOS आज के ज़माने में चालू है, क्योंकि ये भी क्लोज सोर्स ही है, मगर ये सिर्फ एप्पल के लिए है, तो एप्पल का फ़ोन जो खरीदते हैं उनको वो मिल जाती है, ठीक है, उसी के साथ में। वैसे ही विंडोज़ फ़ोन भी है। विंडोज़ iOS ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मगर फिर भी विंडोज़ और iOS का मार्केट जो है ना वो सैचुरेटेड है कहीं ना कहीं पे। विंडोज़ का सैचुरेटेड है, iOS का सैचुरेटेड नहीं है, मगर iOS के फ़ोन जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। ओके, उसका फ़ोन की प्राइस लगभग 70 से स्टार्ट होती है, 70, कोई 50, कोई 40 से भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये इनका एडवांटेज है कि भाई उनके फ़ोन की वैल्यूज़ ही इतने, मतलब पैसा इतना लेते हैं वो फ़ोन का कि उसके अंदर ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्लोज सोर्स भी दे या ओपन सोर्स भी दे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्लोज सोर्स बताया गया है। ओके, ये आईफोन्स, आईपॉड, टच पैड, आईपैड इस पे चलता है, एप्पल टीवीज़ पे भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू द GNU लिनक्स, GNU नॉट यूनिक्स। अब गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने, क्योंकि इतना बड़ा मैं पढ़ते नहीं बैठता हूँ, मगर इन्होंने क्या क्या बोला है मैं वो बता देता हूँ। ओके, इन्होंने सबसे पहले ये बताया हुआ है कि ये जो GNU लिनक्स है ये फ्री टू ऑल है, मतलब इसका 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ता है, कहीं भी नहीं देना पड़ता। अभी कैसा होता है, आपको जो भी रिसर्च करना है ना, तो रिसर्च करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने पहले ही ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको फ्री में दे करके रखे हुए कि अगर आपको कोई भी रिसर्च करना रहा तो आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये फ्री वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करो, उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज़ है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड भी है, तो लोगों ने खरीद ली इसको, खरीदा नहीं मगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ले लिया, और उसका सोर्स कोड अवेलेबल था, इसके लिए उन्होंने खुद ही डेवलप कर दिया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल उबंटू है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक मिंट है, पेंटो है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है ना, यहाँ तक कि काली लिनक्स वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली नाम है उसका, KALI, ठीक है। तो बेसिकली हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ओके, इसके लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस भी देते हैं वो लोग आपको। अगर आपको फ्री वाली ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले सकते हो। अभी फ़िलहाल 20 LTS वर्जन चालू है इसका, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का। 20 सालों से वो काम करती है फ्री में, आज भी फ्री में ही सॉफ्टवेयर्स वो प्रोवाइड करती है सबको, ठीक है। आप चाहो तो आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। हाँ, हालांकि थोड़ा सा कठिन होता है उसको यूज़ करना, मगर आप अगर हैबिचुअल हो जाते हो तो उसकी जैसी बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इनफैक्ट 500 ऑल द वर्ल्ड फास्टेस्ट 500 कंप्यूटर्स रन्स लिनक्स, यहाँ पे दिया है। ओके, बहुत पहले था। ओके, और इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। बेसिकली मॉडिफाई करने के लिए भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, मगर इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। कोई भी मतलब जिसको नॉलेज हो वो पर्सन इसको मॉडिफाई कर सकता है और अपना खुद का वर्जन निकाल के बेच सकता है। लिनक्स के मोर देन 1000 फ्लेवर्स है आज भी, मगर सबसे बेस्ट फ्लेवर जो है ना वो उबंटू है, ठीक है। तो उबंटू जो है वो काफ़ी हेल्प करता है डेवलपमेंट में, ठीक है। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है या आपको कोई भी स्पेशल कुछ चीज़ आपको डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको उबंटू इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, जो लोग PHP में लारावेल और क्या बोलते हैं बाकी सारे फ्रेमवर्क्स विंडोज़ के छोड़ करके बाकी जितने भी फ्रेमवर्क्स है, विंडोज़ और iOS छोड़ के जितने भी फ्रेमवर्क्स है वो उबंटू में सब रन होते हैं, ठीक है। ये उबंटू में सारे के सारे सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स भी रन होते हैं। जावा रन होता है, C++ रन होता है, C रन होता है, पाइथन रन होता है, सब कुछ रन होता है इसके अंदर। इसके लिए इसको कोई तोड़ नहीं है। ओके, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको बैकबोन ऑफ द इंटरनेट भी कहा जाता है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बैकबोन ऑफ द इंटरनेट, मोस्ट वेबसाइट। बेसिकली क्या होता है गाइज, अगर आप होस्टिंग लेने जाओगे, मतलब होस्टिंग एक डिफरेंट पार्ट है, मगर आप जब भी कोई भी मतलब लिनक्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है और लिनक्स का सबसे ज़्यादा सस्ता भी रहता है,
अगर आप कोई भी इंटरनेट पे जगह ढूंढने जाओगे तो लिनक्स वाली जगह, जो लिनक्स प्लेटफॉर्म वाली जगह सबसे आसान होती है, सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। विंडोज़ के लिए आपको थोड़ा महंगा मिलता है सब कुछ, ओके, एज़ कम्पेयर टू ये। विंडोज़ फास्ट है बेसिकली, इससे फास्ट है, उबंटू से विंडोज़ काफ़ी हद तक फास्ट है, कम से कम 4 या 5 गुना फास्ट है, मगर वो सिक्योर्ड नहीं है, ये सिक्योर्ड है, ठीक है ना। जैसे आप इसमें बैठे हो तो इसमें रॉकेट में बैठने की फीलिंग आएगी और इसमें आपको ट्रेन में बैठने की फीलिंग आएगी, ओके। सॉरी, हाँ, तो ट्रेन भली ढीली ढीली चलती है, मगर प्लेन बहुत फास्ट चलता है, प्लेन या रॉकेट बहुत फास्ट चलता है, मगर इसको सिक्योर्ड नहीं होता है, उसको थोड़ा सा डच लग गया बस वो गायब हो गया वहाँ से, वो मर जाएगा। आप लोग एटलीस्ट आप रेलवे का एक्सीडेंट हो जाते तो कहीं ना कहीं बच तो भी जा सकते हो, मरोगे या बच भी जाओगे, मगर यहाँ पे ये क्रैश होने के बाद कोई बचने का चांस नहीं रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद हाँ, इसके अंदर उबंटू के अंदर उन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला है कि इसके अंदर GUI और CLI दो ऐसे कमांड इंटरफेस होते हैं। बेसिकली यूनिक्स जो रहता है ना वो CLI रहता है, कमांड लाइन इंटरफेस, और GUI जो रहता है ना वो इसको रहता है, वो लिनक्स को रहता है। लिनक्स, उबंटू, इनको GUI रहता है, GUI के बेस पे चलाते हैं। लिनक्स के काफ़ी सारे, मतलब लोग मेरे से पूछते हैं लिनक्स के काफ़ी सारे वर्जन पेड भी है, पैसा देना पड़ता है। तो बेसिकली भाई उन्होंने पैसे, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदी नहीं है, मगर उसके ऊपर काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करके एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाई हुई है, जैसे रेड हैट लिनक्स, जिसको पैसा देना पड़ता है जिसको इंस्टॉल करने का, ठीक है ना। तो ऐसा है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे पैसे खर्च करके उसको फिर से बनाया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सूरज की जो धूप है ना वो आपको फ्री में मिलती है, मगर सोलर पैनल के लिए पैसा देना होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इनको तो ये फ्री में मिली हुई है, मगर इसका यूज़ करके जो काम करने वाले हो वो जो काम के लायक बनाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लगने वाली है, तो वो उसको बनाने के लिए इतना पैसा लगा वो तो आपसे ही वसूलेंगे ना, ऐसा है। हालांकि उबंटू नहीं करती, उबंटू को 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मगर रेड हैट लिनक्स, फेडोरा, ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जैसा आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है। क्योंकि लोगों की मेमोरी कैसे काम करती है, ये ग्राफिकली काम करती है। अब लोगों को ये हैंड दिखा है, इसका हैंड का मतलब है मैं इसको पकड़ के कहीं पे भी घुमा सकता हूँ, ठीक है ना। T का मतलब है सिलेक्ट, टेक्स्ट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कुछ भी, टाइपराइटर टाइप कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ देखो, ये नीचे नहीं दिया हुआ है तब भी मेरे को समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पिन है बुक मार्क्स के लिए, यहाँ पे स्कैनिंग के लिए, यहाँ पे कॉपी के लिए, यहाँ पे पिन के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर टू इमेज एंड आइकॉन्स एंड डायलॉग बॉक्स। देखो मैंने वही जो बताया वही है, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने, देखो मैं इतना सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता, इसको जो बेस्ट है मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ओके। अभी यहाँ पे जितना भी बताया गया है वो इस इमेज में दिया गया है, ठीक है। अब इस इमेज में जो जो दिया गया है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले ये एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ पे जैसा हमारा विंडोज़ का टास्क बार नीचे रहता है ना, इसका टास्क बार से साइड में रहता है। इसको आप नीचे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मगर ये मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये साइड में होता है। यहाँ पे एप्लीकेशंस होता है, जैसे इसके ऊपर कब आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा ये, ठीक है। माइट भी वॉलपेपर चेंज होगा, मगर वॉलपेपर ऊपर वाला ही रहेगा, मगर ये ऐसा कुछ आएगा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद में ये डॉक मेनू है, ठीक है। डॉक मेनू में मतलब यहाँ पे आप जितना एप्लीकेशन खोल के रखोगे ना यहीं पे दिखेंगे आपको, आपके बिल्कुल आपके टास्क बार की तरह, ठीक है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे कैलेंडर है, कैलेंडर के बाद में यहाँ पे सिस्टम मेनू है, ठीक है। सिस्टम मेनू में आपका वाईफाई, आपके पासवर्ड, आपका नेटवर्किंग, आपका वॉल्यूम, आपका सेटिंग वगैरह सब कुछ इसमें रहता है, ओके। अब ये जो है ना यहाँ पे ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो कि इन्होंने नहीं दी हुई है। इसको अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपका बिल्कुल माई कंप्यूटर की तरह माई कंप्यूटर खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है ना।
ओके गाइस, GUI तो ये कुछ इस तरीके से, इसको हम GUI कहते हैं, ठीक है। ये पूरा टॉपिक GUI के बारे में था, तो इसको हम GUI कहते हैं। अब CLI बोले तो कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके अंदर हमें कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करना पड़ता है, कमांड टाइप करनी पड़ती है, कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करना पड़ता है, कमांड के थ्रू सब कुछ समझाना पड़ता है कंप्यूटर को, भाई इसको कॉपी कर, इसको उठा, इसको पेस्ट कर, इसको रिफ्रेश कर, इसका नामकरण कर, जो भी है हमें कमांड के थ्रू ही सबको बताना होता है, ठीक है। हर बार dir डालना पड़ता है। देखो अभी मेरे को इसके अंदर मैं जिस करंट डायरेक्टरी में हूँ वहाँ पे कितने सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल है मेरे को अगर देखना है, तो मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ dir, ओके। तो यहाँ पे मेरे को कितनी डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर्स है, वो सब कुछ दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना। अगर मेरे को डायरेक्टरी चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को कॉन्टैक्ट्स में जाना है, तो मैं यहाँ पे cd CONTACTS कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में आ गया, dir फिर से प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्टरी 2 ही फाइल मिलेगी, ठीक है। पहली फाइल तो है नहीं, उसकी कोई मेमोरी नहीं है, दूसरी डायरेक्टरी मिलेगी, सिर्फ एक डायरेक्टरी मिलेगी, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मेरे को फिर से वापस जाना है तो cd ... ठीक है, वापस एक घर पीछे आ गया मैं। तो ये मेरे को इस कमांड लाइन के थ्रू मेरे को दिखाना पड़ता है, ओके। यहाँ पे उसका कोई दिया नहीं है फाइल एक्सप्लोरर। अब गाइज देखो यहाँ पे कमांड दी गई है। आप प्लीज़ इस कमांड को आप एक बार जाना, अगर आपको सही लगे तो इसको मतलब पढ़ लेना, आपको समझ में आए तो। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मेरे को ये फिर से मैसेज में डाल के दो, ये कमांड्स में इसके बारे में थोड़ा समझा के दे दूंगा आपको, ओके। जो कमांड आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सारी इजी है, ओके। तो जैसे ये ls है, लिस्ट डायरेक्टरीज है, pw प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ पे उसका दिया हुआ है, ठीक है। हुए मैं मतलब आपका कंप्यूटर का करंट यूज़र और टर्मिनल ये बताएगा आपको, ठीक है। इसको जब आप यूज़ करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, मगर अभी के लिए फ़िलहाल पढ़ लो उसको, ठीक है। इसकी हिरार्ची भी रहती है, फाइल सिस्टम की हिरार्ची रहती है। इन GNU लिनक्स टॉप मोस्ट डायरेक्टरी कॉल्ड एज एन रूट डायरेक्टरी, मतलब जो टॉप मोस्ट जो डायरेक्टरी रहती है ना, जो कि सबसे मेन डायरेक्टरी रहती है, जहाँ से एक्चुअल में सब ब्रांचिंग शुरू होती है, उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। रूट इसलिए मोस्ट ऑफ इसका पासवर्ड रूट ही रहता है। सब लिनक्स का पासवर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होता है वो रूट रहता है, क्योंकि लिनक्स में सबसे ज़्यादा पासवर्ड ही यूज़ किए जाते हैं। इतने सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा पासवर्ड ही यूज़ करे जाते हैं। सिक्योरिटी की सारी हद उन्होंने फोड़ दी है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उसमें अवेलेबल है, ओके। इसलिए थोड़ा यूज़ करने में कठिन होती है, मगर सब कुछ पासवर्ड के बेस पे ही है, एनक्रिप्शन के, ठीक है। एंड इट रिटर्न एज /. ओके, /. और उसके बाद में उसकी जो डायरेक्टरी ना, उसका नेम अगर आप डालोगे ना तो आप रूट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ऑल डायरेक्टरीज आर अंडर द रूट डायरेक्टरी, फॉर एग्जांपल द यूजर इज abc, the home directory will be created as /home/abc, everything Linux represented as a file. This includes cameras, storage device, microphones, network devices, etc. This is the brief summary of the file system, ठीक है। The root directory, all the files and directories are stored under the directory, including all hard drives, pen drives and CD drives, ठीक है। मतलब ये सारी जो डायरेक्टरीज होती है ना, यहाँ पे भी दी हुई सारी डायरेक्टरीज जो होती है ना, वहाँ पे ये इस होम के अंदर ही होती है, या रूट डायरेक्टरी के अंदर ही होती है, ठीक है। वहाँ पे बिन होती है, बिन मतलब जो आपका जो आपने उड़ा दिया तो वहाँ पे स्टोर रहता है, जैसे आपने यहाँ पे रिसाइकल बिन रहती है, ओके। डेव का मतलब ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस आर स्टोर्ड हियर, इंक्लूडिंग इंटरनल डिवाइसेस, टेम्परेचर सेंसर्स एंड बैटरीज, ओके। तो ये डिवाइसेस यहाँ पे रहते हैं कनेक्टेड, क्योंकि बेसिकली हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए भी सबसे ज़्यादा यूज़ किए, डेवलपमेंट के लिए ही आप लिनक्स का यूज़ करते हो मोस्ट ऑफ लोग, ओके, कि जो लिनक्स का यूज़ करने वाले।
क्योंकि वो सबसे पहले उसका एक एडवांटेज ऐसा है कि वो वायरस फ्री है, उसको वायरस का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। जो भी वायरस है ना वो मतलब EXE एक्सेप्ट ही नहीं करता है वो, इसकी वजह से, ठीक है, एट्सेट्रा ETC प्रो टेम्प होम, ये आप पढ़ लेना, पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, वाई लर्न एंड यूज द GNU/Linux? There are a huge number of benefits learning GNU Linux sooner or later in the career. GNU Linux will be the used as a workplace. Millions of desktop and server runs on the GNU Linux and the Android operating system that the smartphones runs modified version of GNU Linux, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारी चीज़ें जो है ना वो GNU Linux से ही बनाई गई है, क्योंकि उसका जो बेस है वो आसान है और इजीली अवेलेबल है, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता, नहीं तो रिसर्च के लिए भी हमें पैसा देना पड़ता है अगर डॉस अगर आप यूज़ करते हो तो, ओके। लिनक्स इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स, सबसे पहले फ्री है, ओपन सोर्स है, ओके। मतलब आपको कोई भी पैसा, मतलब कोई फ्रीडम टू यूज़ है, आप उसको कहीं से भी उठा करके लाओगे आपके को, तो आपको कोई बोलेगा ही नहीं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, कोई भी नहीं बोलेगा आपको, ओके। क्योंकि विंडोज़ यूज़ करना कोई कंपलसरी नहीं है, विंडोज़ की जगह पे हम लिनक्स भी यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम द वायरसेस, जो भी मैंने पहले बताया कि आप पेन ड्राइव लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसके अंदर वायरस ही नहीं जाएगा। सबसे पहला इसका रीज़न ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द वायरस EXE फॉर्मेट में रहते हैं, और वो EXE फॉर्मेट में रहने की वजह से वो कंप्यूटर में अगर आ भी जाते हैं तो भी लिनक्स का बेस्ट एडवांटेज जो है कि वो EXE फाइल को रन ही नहीं करता, ओके। EXE फाइल को रन ही नहीं करता, ये एक एडवांटेज की वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएंगे, ओके। सिंपल भाषा में बताओ तो ये EXE फाइल को रन ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जिस फाइल को रन ही नहीं कर रहा है उसको अगर उसने साथ में रखा भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ओके। अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने एक जहर का प्याला रख दिया है, ठीक है, मगर आपने उसको पिया ही नहीं, ठीक है, आपने उसको पिया ही नहीं, तो आप मरोगे क्या? नहीं मरोगे, ठीक है ना, ऐसा है। तो बेसिकली यही चीज़ है, ये रन ही नहीं करता, इसकी वजह से इसके अंदर वायरस ही नहीं आता है, और बाकी सारी चीज़ों में इसका सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आप इसके पासवर्ड को कहीं से भी क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये फ्री फ्रॉम वायरसेस है। इजी टू कीप ऑल द सेटअप अप टू डेट, ठीक है। इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा है, इसकी वजह से इसके सॉफ्टवेयर सारे अप टू डेट रहते हैं, ठीक है। इसका हमेशा लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं। एप्लीकेशन ऑन दिस ओन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली यूज फ्री सॉफ्टवेयर्स इट so it keeps the track of all software to the repositories. The repository is the collection of the software for the Linux distribution on the server. The package manager updates the operating system as well as software periodically. ओके, मतलब एक रिपोजिटरी रहती है। रिपोजिटरी का मतलब एक होता है कि ऐसा गोदाम रहता है जिसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं इनके, ठीक है। वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो रहते हैं ना वो अपने आप ही अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। वहीं से वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले भी उसी रिपोजिटरी के अंदर उस सॉफ्टवेयर को रखते हैं और उसका यूज़ करने वाले भी उसी रिपोजिटरी से उस सॉफ्टवेयर को लेते हैं, ठीक है ना। जैसे दुकानदार जो रहता है वो माल खरीदता है तो वो माल खरीदने खुद नहीं जाता, वो माल बुलाता है दुकान पे, और बेचने वाला भी वही आता है, खरीदने वाला भी वही आता है, ठीक है, एक ही जगह पे। बिल्कुल उसी को हम रिपोजिटरी कह सकते हैं यहाँ पे। लिनक्स इज फ्लेक्सिबल, इजी टू कस्टमाइजेबल। फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल इन द केस ऑफ कोडिंग कहा जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे इन लोगों ने जो दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है ना वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है। एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी नहीं है कि उसमें नहीं दिया गया है। हाँ, तो इसके अंदर लिखना क्या है, तो लिखना बेसिकली ये है कि ये
इसके अंदर लिखना गया है कि ये कोडिंग के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल है, इसका कोड किया जा सकता है, कोई भी कोड कर सकता है, इजी टू कस्टमाइजेबल, मतलब इसको कस्टमाइज कर सकते हैं हम पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब इसके अंदर जो चीज़ चाहिए, मतलब कस्टमाइजेबल मतलब जो फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए उसको उड़ा भी सकते हैं हम, बाय सॉफ्टवेयर, बाय कोडिंग, बाय किसी भी तरीके से, ठीक है ना। इसके अंदर सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिए हुए हैं, ये थीम वगैरह ये तो सबका चेंज होता है, मगर इसका भी आप इसका कहीं से भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चेंज नहीं कर पाओ उसका मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका चेंज नहीं कर पाओ विद, तो आपको कोडिंग में जा करके उस फाइल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतना ये ओपन सोर्स रहता है, ठीक है। एक्सीलेंट सपोर्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिटीज़। देखो गाइज इनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है। आपके अगर 10-12 कम्युनिटीज़ अगर आप इसकी बना लो माइक्रोसॉफ्ट की, तो उतनी बड़ी एक ही इसकी फॉर्म होती है, फॉर्म बोले तो इसका कम्युनिटी, मतलब अगर वहाँ पे 1 लाख लोग उसकी कम्युनिटी में है माइक्रोसॉफ्ट की, तो यहाँ पे 1 करोड़ लोग हैं जो इसकी कम्युनिटी में है, क्योंकि इतनी पॉपुलर है और फ्री है। फ्री होने की वजह से यहाँ पे लोग पैसे दे करके काम नहीं करते, यहाँ पे अपनी इच्छा से काम करते। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कम्युनिटी के मेंबर बनना चाहते हो तो मेंबर तो बन जाओगे आप, अगर आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, फॉर एग्जांपल अभी मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ और मेरा जो कलीग है उसको अगर वो इस कंपनी का मेंबर नहीं है, वो भी इसका मेंबर है, मगर उसको समथिंग कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे भी कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आ गया या मतलब कोडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ गया उबंटू के अंदर, तो उसने सिर्फ प्रॉब्लम को पुश कर दिया सामने कि मेरा प्रॉब्लम ये है, तो हज़ारों लोग उसके ऊपर बताएंगे उसको कि ये ऐसा कर, ये वैसा कर, वो ऐसा कर, हज़ारों तरीके उसके सामने आ जाएंगे। ओके, तो ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, फ़ायदा है, और मतलब उसका हाँ फ़ायदा ही कह सकते, बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से और मोस्ट ऑफ इसका जो यूज़ है ना डेवलपर लोग ही करते, इसकी वजह से डेवलपर लोग को ये कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डेवलपर बोले तो जो सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं ना उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है ऐसी कम्युनिटीज़ का, क्योंकि उनको आए दिन प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, ठीक है। ये रन नहीं हो रहा है, वो रन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये ऐसा प्रॉब्लम्स आता ही रहता है। तो वो अपना प्रॉब्लम्स को पुश कर देते हैं, उनको हज़ारों कमेंट आ जाते हैं और 2 या 3 दिन के अंदर तो लोग, क्योंकि लोग पढ़ते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है और उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं और वो वहीं पर सॉल्व आउट हो जाता है कहीं ना कहीं पे, और उसकी डिमांड बढ़ती है। देखो अभी यहाँ पे लोगों का जो है ना उसका एक उनका भी एक स्वार्थ होता है कि भाई अपना नाम होता है, उनका नाम होता है, नाम होने के बाद उनको जॉब्स भी बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है ना। एक्सीलेंट सपोर्ट होता है उनको। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और दिन, और हम ट्राई करते हैं कि पेपर होने से पहले, ख़त्म होने से पहले हम बाकी के भी लैन वैन मैन को भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। बड़ा नहीं है ज़्यादा, DNS DHCP वगैरह वगैरह, और जितना हो सके गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जितना हो सके हम उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भी उतने ही पूछे जाएंगे जितना कि हमने सिखाया हुआ है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ तक सिखाया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क तक सिखाया हुआ है, तो कंप्यूटर नेटवर्क तक ही आएगा, ठीक है, उसके बाद का नहीं आएगा, यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, एंड until then goodbye and have a nice day. Thank you.